अब स्टार्ट करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस के साथ। क्लास 11th में भी सेम चैप्टर हुआ करता था, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो वहीं से मैं कनेक्ट करते हुए स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहला चैप्टर आप लोगों का क्लास 10th में 11th में जो था उसका नाम क्या था? सेट्स। सेट की डेफिनेशन क्या होती थी? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। लिखते चलो कुछ कुछ पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूं। सेट्स, सेट्स a collection of well defined objects, a collection of well defined objects। फास्ट करना ना थोड़ा सा, ठीक है। ये शॉर्ट में कुछ चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने 2-3 सालों में ये पाया है कि भाई कई बार वो 12th के बोर्ड्स में वो क्वेश्चन भी पूछता है जो 11th के टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए आपको 11th का भी फंडामेंटल में जितना इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा। तो ये कुछ बेसिक सेट्स जो आप ऑलरेडी जानते हो, एन जेड क्यू आर, जेड प्लस क्यू प्लस आर प्लस, याद है ना? एन क्या होता है? नेचुरल नंबर का सेट। जेड क्या होता है? इंटीजर्स। क्यू क्या होता है? रैशनल नंबर, पी बाय क्यू के फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं। आर क्या होता है? रियल नंबर। अब ये आर में कंफ्यूजन होता है क्योंकि कई बार रिलेशन को भी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार रियल नंबर के सेट को भी आर से। तो क्वेश्चन में पढ़ने पे आपको क्लियर हो जाएगा। जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर, क्यू प्लस मतलब पॉजिटिव रैशनल, और आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। ये नोटेशन आपको इस पूरे चैप्टर में फ्रीक्वेंटली यूज करते हुए दिख जाएगा। ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने? सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड्स हमने पढ़े थे। 2 यहां पर लिखे हैं, एक है रोस्टर या फिर टैबुलर फॉर्म। जैसे कि मान लो ये वाला जो फॉर्म हो गया, ये कौन सा फॉर्म है? रोस्टर या फिर टैबुलर फॉर्म। और दूसरा कौन सा होता था? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर में एक्चुअली हम क्या करते थे, ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना उनकी प्रॉपर्टी क्या है वो देखते थे। जैसे कि ये 1 2 3 6 9 18, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? डिवाइजर, और डिवाइजर x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 18। तो यहां पर हम इसको लिखने का तरीका फॉलो करते थे। सबसे पहले ये लिखते थे, x मान लेते थे, और x कौन सी प्रॉपर्टी पॉजेस कर रहा है वो इसमें डिस्क्राइब कर देते थे। क्लियर हो गया ये चीज? एक और तीसरा तरीका भी होता था। अच्छा, वो इसमें सेट में नहीं आएगा तीसरा तरीका, वो रिलेशन में आएगा। रिलेशन को भी ये 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरा तरीका क्या होता है उसका? एरो डायग्राम होता है, वो आएगा। तो ये क्लियर हो गया सारे बच्चों को? ठीक है, इसके बाद टाइप ऑफ सेट्स, ये सब हमने पढ़ा था, ये उतना इंपॉर्टेंट फिलहाल नहीं है, प्रोबेबिलिटी के टाइम हम देखेंगे। ऑपरेशन ऑन सेट ये भी पढ़ा था। यूनियन याद है कि नहीं? यूनियन वगैरह यूज हो सकता है। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, ये सारा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स, हाँ, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ये यूज होगा। तो याद है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? मान लो ए एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, बी एक सेट है जिसके एलिमेंट है ए कॉमा बी। बताओ ए क्रॉस बी क्या होगा? 1A 1B 2A 2B। याद आया ये पूरा? ठीक है, लिखो इस एग्जांपल को, लिखो जल्दी से, क्योंकि इससे कनेक्ट करेंगे हम और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नोट करेंगे। सेट ए, सेट बी, और हो गया ए क्रॉस बी। यहां तक क्लियर ना? ए क्रॉस बी लिख दिया। ए क्रॉस बी क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी। हो गया यहां तक? अच्छा, ये बताओ जो यहां पर ये लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है? इसको क्या बोलते हैं? टर्म्स, क्या टर्म यूज करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए? ऑर्डर्ड पेयर। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, और इस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा? पहले वाले सेट से। तो उसके लिए कौन सा रिप्रेजेंटेशन यूज करते थे? 1 बिलोंग्स टू सेट ए। ये वाला नोटेशन याद है ना? इसका मतलब होता था बिलोंग्स टू, एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकेंड सेट। ये क्लियर हो गया? ठीक है, ये भी नोट कर लो।
अब ये बताओ, क्या तुम लोगों को ये याद है इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ठीक है, मान लेते हैं नंबर ऑफ इन सेट ए जो है वो ए है, एन है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज एन। एन ऑफ बी की वैल्यू मान लेते हैं वो कितनी है? एम है। लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज दिस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज दिस। तो ये बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होगा? एन इंटू एम, ये दोनों का प्रोडक्ट। क्या ये क्लियर? जैसे यहां पर 3 था, यहां 2 था, तो कितने बन गए? 6 बन गए। ये क्लियर हो गया? अब याद करो, तुम लोगों को सबसेट्स याद है कि नहीं? सबसेट्स, ठीक है। जैसे कि ये एक सेट है, तो इसके कितने सबसेट्स हो जाएंगे बताओ जल्दी से? इसके कितने सबसेट हो जाएंगे? एक ए होगा, एक क्या होगा? बी होगा, और एक क्या होगा? ए कॉमा बी पूरा होगा, और एक क्या हो जाएगा? नल सेट होगा। तो कितने सबसेट बनेंगे इसके? 4। इसके कितने सबसेट बनेंगे? 8। इसके कितने सबसेट बनेंगे? 8। कौन कौन से? एक 1 आएगा, दूसरा क्या आएगा? 2 आएगा, तीसरा क्या आएगा? 3 आएगा, और कौन सा आएगा? 1 2, और क्या आएगा? 2 3, और क्या आएगा? 1 3, और क्या आएगा? 1 2 3 पूरा, और आखिरी वाला क्या आ जाएगा? नल सेट। याद आया? तो कितने बने? 8। समझ में आया? जिसमें 4 एलिमेंट होंगे उसके कितने सबसेट बनेंगे बताओ? 16। तो इसके पीछे लॉजिक क्या याद है? 2 की पावर n। ठीक है, तो ये चीज भी नोट करना, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट A is equals to 2 raised to power n. Number of subsets of any set A is equals to 2 raised to power n. ठीक है, अभी जो मैं चीज बता रहा हूं ना, उसी से एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का मैं पूछ लूंगा। सुनना ध्यान से। यहां तक हो गया सबका? अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि बताओ A क्रॉस B जो दिख रहा है, इसके कितने सबसेट बनेंगे? A क्रॉस B के कितने सबसेट बनेंगे? आई रिपीट, A क्रॉस B इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो हमें दिख रहा है, कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 रेज टू पावर 6। क्योंकि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट है हमारे पास? 6। तो कितने सबसेट बनेंगे? 2 रेज टू पावर 6। क्लियर हो गया सबको ये चीज? अब यहां पर ये आता है भाई, A क्रॉस B जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट है। चैप्टर का नाम स्टार्ट होता है रिलेशन से। तो रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे रिलेटेड है, किसी को याद है? रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या किसी को रिलेशन की डेफिनेशन याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं। डेफिनेशन है कि रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ये डेफिनेशन है रिलेशन की, आगे मैं बताऊंगा डिटेल में। लेकिन फिलहाल मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर रिलेशन आर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, तो दो सेट ए और बी के बीच में कितने रिलेशन बनेंगे? नंबर ऑफ रिलेशंस वो हम निकाल सकते हैं क्या? मैं रिपीट करूं अपना क्वेश्चन। अगर हमें दो सेट ए और बी मिल गए हैं, और अगर पूछा कि इनके बीच में कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? हम ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट बनेंगे वो निकाल लेंगे। वो कैसे निकल जाएगा? m इंटू एन से वो कितना आ गया? 6। और इसके जितने सबसेट होंगे उतने कितने क्या हो जाएंगे? रिलेशंस हो जाएंगे। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 रेज टू पावर 6। तो ए और बी के बीच में कितने रिलेशंस बन सकते हैं? तो आंसर आ जाएगा 2 रेज टू पावर 6। समझ में आया ये लॉजिक? आगे हम इस चीज को नोट करेंगे प्रॉपरली। तो यहां पर वो सारी चीजें जो अभी मैंने बताया वो सब लिखा हुआ है। एक चीज ये जो लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है? कोई बताएगा? आर क्रॉस आर का मतलब क्या है? ये आर रिलेशन का आर नहीं है, ये आर सेट है। किसका सेट है? रियल नंबर का। दूसरा वाला भी आर रियल नंबर का सेट। तो जब दो रियल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो क्या मिलेगा? तो रियल नंबर कहां से कहां तक होते हैं? माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, सबको पता है। दूसरा वाला भी रियल नंबर क्या है? माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी। जब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेंगे तो हमें ऑर्डर्ड पेयर में क्या मिलेंगे? कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। किसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे? हर एक पॉइंट के इस प्लेन में कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। समझ में आया ये चीज? और जब आर क्रॉस आर
तीन सेट्स का, तीन रियल नंबर्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो 3 डायमेंशनल हो गया, तो पूरे स्पेस में जितने भी पॉइंट्स है सभी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से रिलेशन की डेफिनेशन स्टार्ट होती है, लिख लो रिलेशन। रिलेशन जिसको इसको भी आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है रिलेशन from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B, जो अभी मैंने समझाया। रिलेशन क्या है? A क्रॉस B का सबसेट होता है। तो जब भी रिलेशन दिया होगा तो उसमें इस तरीके का लिखा होता है, ऐसा लिखा होता है, कभी ध्यान देना, 11th में तो पढ़ाई है रिलेशन, ये ऐसा नोटेशन यूज होता है। तो रिलेशन कौन से दो सेट के बीच में डिफाइंड है वो मेंशन करता है। तो किसके बीच में डिफाइंड है? ए से बी के बीच में। ठीक है, ये नोट कर लिया। ओके, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ऐसा ना लिख के ये लिखता है रिलेशन, रिलेशन ऑन सेट ए, कई बार ये वर्ड यूज करता है। इसका मतलब समझो क्या होता है, लिखो इस वर्ड को, रिलेशन ऑन सेट ए। रिलेशन ऑन सेट ए मतलब जिन दो सेट के बीच में रिलेशंस है वो दोनों सेट सेम है। ए टू बी ये अलग अलग है, लेकिन अगर ये वर्ड यूज कर रहा है ऑन सेट ए मतलब वो दोनों सेट सेम है। क्लियर हो गया ये चीज? अब जो रिलेशन आर है उसके एलिमेंट कुछ ऐसे मिलेंगे जो अभी हमने देखा, 1A 1B ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। ये क्लियर हो गया सबको? इस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं? प्री इमेज, और दूसरा एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं? इमेज। तो ये नोट कर लो, एक ऑर्डर्ड पेयर लिख देना, उसमें पहला वाला क्या है? प्री इमेज, और दूसरा वाला क्या है? इमेज। जो चीज सामने दिख रही बस उतना ही नोट करना शॉर्ट में एकदम। हो गया यहां तक? अच्छा, किसी को याद है डोमेन किसको बोलते थे रिलेशन का? इनपुट को और फर्स्ट एलिमेंट के सेट्स को, दोनों करेक्ट है। फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है रिलेशन का वो क्या हो जाता है? डोमेन। और सेकेंड एलिमेंट का सेट होता है उसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। सॉरी, रेंज, सही बोल रहा है, रेंज। कोडोमेन क्या होता है? ये पूरा का पूरा सेट कोडोमेन होता है। हम इसको एक एग्जांपल से डिटेल में समझेंगे फिलहाल, ठीक है? तो अभी ये चीज अगर नहीं लिख रहे तो कोई बात नहीं, हम एक एग्जांपल से समझते हैं और ये तीनों चीजें क्लियरिफाई करेंगे। स्पेशली इसी पे ज्यादा क्वेश्चन आता है। देखो प्रीवियस ईयर में 11th के कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है? डोमेन, कोडोमेन और रेंज, इनसे। और जो अभी मैंने बताया ना ये 2⁻m⁴ वाला, उससे एमसीक्यू आया हुआ है, तो वो ध्यान में रखना तुम। अब यहां पर आते हैं, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के तीन मेथड्स हैं। पहला कौन सा? रोस्टर फॉर्म। दूसरा कौन सा? सेट बिल्डर। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? एरो डायग्राम। अभी इसमें ना हम इस एग्जांपल को लेते हैं, तो ये एग्जांपल एक बार नोट करो जो लिखा हुआ है। लेट A इज इक्वल्स टू दिस, ये सेट A हो गया। Define a relation R from A to A. Define a relation R from A to A. और ये रिलेशन R यहां पर डिफाइंड है, देखो ये रिलेशन R डिफाइंड है। ओके, अब पहला क्वेश्चन मेरा, ये कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है रिलेशन को? सेट बिल्डर फॉर्म में, करेक्ट। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इसको एरो डायग्राम के फॉर्म में डिपिक्ट करना है। उसके पहले तुम लोग एक काम करो, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के बताओ। रोस्टर फॉर्म मतलब जिसमें हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। चलो बताओ क्या क्या आएगा? तो पहले क्या लिखा हुआ है? देखो एक्स और वाई दोनों किससे आएंगे? सेट ए से बिलोंग करेंगे। क्लियर हो गया? तो पहले मैं एक्स की सबसे छोटी वैल्यू लेता हूं 1, तो एक्स की वैल्यू मैंने ले लिया 1।
तो y की वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगी 2, तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 2। समझ में आया क्या लॉजिक सबको? x1 लिया तो यहां पर पहला एलिमेंट x है तो ये आ गया 1। x अगर मैं 1 ले रहा हूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है 2, तो इसलिए आ गया 2। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा बताओ? 2 3। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? 3 4। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं आएगा 6 7 5 6 तक स्टॉप हो जाएगा। समझ में आया क्यों? बिकॉज अगर मैं x की वैल्यू 6 डालूं तो x की वैल्यू 6 मैं ले सकता हूं, लेकिन मुझे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 7। और y 7 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि y भी किससे बिलोंग कर रहा है? सेट ए से। ये क्लियर हो गया सबको? तो ये आ गया आपका रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। अब इसका एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? तो एरो डायग्राम में हम यहां पर एक सेट ए बनाएंगे, दूसरे तरफ भी हमारे पास सेट ए ही है और दोनों में सेम एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ये भी है 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब यहां पर एरोस कैसे कैसे जाएंगे? 1 से एरो किस पे जाएगा? 2 पे। समझ में आ गया ना ये? क्योंकि 1, 2 पहला ऑर्डर्ड पेयर। दूसरा 2 से एरो किस पे जाएगा? 3 पे। 3 से जाएगा 4 पे। 4 से जाएगा 5 पे। 5 से जाएगा 6 पे। ये इसका एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया। सबको लॉजिक क्लियर हो गया ये पूरा? ठीक है। अभी मेरा अगला क्वेश्चन है, इसका डोमेन क्या है? 1 2 3 4 5। तो ये जो पूरा हमें मिल रहा है ये इसका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका डोमेन। ठीक है। और लिखते कैसे एक्चुअली? इसको ऐसे लिखते हैं डोमेन, फिर ब्रैकेट में लिख दिया रिलेशन आर, और ये सेट के फॉर्म में लिखा आएगा 1 2 3 4 5 लाइक दिस। ठीक है। इसका रेंज क्या होगा? जल्दी बताओ रेंज। पूरा का पूरा ये वाला जो सेट बन रहा है उसमें जो भी हो वो पूरा क्या हो जाएगा? कोडोमेन। लिख लिया सबने हेडिंग? तो अभी दो टाइप्स हमने डिफाइंड किए हैं। फर्स्ट रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन, तो लिखना एम्प्टी रिलेशन। नाम से ही क्लियर है, ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ये एम्प्टी रिलेशन है। इन अदर वर्ड्स हम इसको क्या बोलते हैं? बोल सकते हैं नो एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये ऑन सेट ए की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ऐसी जस्ट एमसीक्यू अगर आ गया तो ध्यान में रखना है इसको। ठीक है। सेकेंड है यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन कब होता है, किस कंडीशन में होता है? तो ये कंडीशन है जब रिलेशन आर और ए क्रॉस ए ये दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन दोनों इक्वल हो जाए। वैसे ये इसका सबसेट होता है, लेकिन अगर इक्वल आ जाए तो यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है। और अगर कभी भी रिलेशन में ये दोनों में से कोई भी कंडीशन आती है तो इस तरह के रिलेशन को ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। ट्रिवियल रिलेशन। हाँ। सेकेंड वाला यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे कि अगर हमने जो एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले लिया था, स्टार्टिंग में जो लिया था, कौन सा वाला? 1, ये वाला कुछ एग्जांपल था ना।
ये वाला एग्जांपल, जैसे ए ये था, बी ये था, ए क्रॉस बी ये पूरा आ गया था। अब अगर मान ले रिलेशन में पूरा एलिमेंट आ रहा है तो वो कौन सा रिलेशन हो जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, और अगर उसका कुछ पार्ट आ रहा है तो फिर वो नॉन यूनिवर्सल हो जाएगा। ये क्लियर हो गया यूनिवर्सल रिलेशन भी। हाँ, ट्रिवियल रिलेशन मतलब या तो एम्प्टी है या तो यूनिवर्सल है तो ट्रिवियल है, या एम्प्टी या यूनिवर्सल तो ट्रिवियल। ठीक है, तो ये सब चीजें ना नोट में ध्यान रख के रखना, नहीं तो वो कभी एमसीक्यू में आ गया ट्रिवियल रिलेशन, आप बोलोगे तो कभी सुना नहीं है नाम, तो इसलिए ये सब चीजें ध्यान रखना। ठीक है, शॉर्ट में हटा दो फिर इसको मैं। ओके, अभी तक जो हमने पढ़ा उनसे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन अब जो टॉपिक मैं बताऊंगा 100% श्योर है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों को नोट करने बोला था, याद है कि नहीं? स्टार्टिंग में क्या नोट करने के लिए बोला था? ये वाले हेडिंग में टाइप्स ऑफ रिलेशन, और फिर क्या था? टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो एक क्वेश्चन फिक्स है इसमें से आना जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, और एक क्वेश्चन फिक्स है इसमें से आना टाइप ऑफ फंक्शन में से। तो हम इस टाइप पे अभी आने वाले हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हेडिंग डालो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब इसके लिए ना हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? मान लेते हैं आर कोई रिलेशन है ऑन सेट ए, आर कोई रिलेशन है ऑन सेट ए। ठीक है, अब अगर मान लो सेट ए में बहुत सारे एलिमेंट्स है, एक एग्जांपल के लिए मान लो सेट ए के एलिमेंट है 1,2,3, एक एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, और रिलेशन आर इस सेट पे डिपेंड कर रहा है। अगर मान लो रिलेशन आर के जो भी एलिमेंट है वो कुछ ऐसे आते हैं 1 2 1 1 2 3 2 2 3 3, मान लो ये इसके एलिमेंट आते हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो एलिमेंट 1 है उसी का रिफ्लेक्स वहां पर है, ये जो दूसरा एलिमेंट 2 है उसका भी रिफ्लेक्स वहां पर है, तीसरा एलिमेंट 3 उसका भी रिफ्लेक्स वहां पर है। अगर ऐसा है तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर मान लो किसी भी एक एलिमेंट का रिफ्लेक्स एग्जिस्ट नहीं करता, मान लो 1 का 1 है, 2 का 2 है, ये दो रिफ्लेक्स हैं, लेकिन 3 3 नहीं है, तो भी ये क्या हो जाएगा? नॉन रिफ्लेक्सिव होगा। समझ में आया? तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। लिखो इस चीज को, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। आया समझ में जो मैं बोल रहा हूं? तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उस रिलेशन में उसके रिफ्लेक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जांपल है। क्या ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, सेकंड लिखो, सेकंड लिखो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें लिखना इफ a comma b belongs to R, if a comma b belongs to R implies, implies का सिंबल बनाना, implies b comma a belongs to R, implies b comma a belongs to R। ठीक है, अब इसकी क्या कंडीशन है समझो। अगर कभी भी ऐसा कोई एलिमेंट उस रिलेशन में है, ध्यान से सुनना, ए बी अगर उस रिलेशन में है तो उसका सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा? बी ए, वो भी उस रिलेशन में आना चाहिए। समझ में आ गया ये चीज? जैसे कि यहां पर 1 2 है तो 2 1 भी यहां पर होना चाहिए। क्या यहां पर 2 1 आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा क्या?
नहीं होगा। क्या ये समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल के लिए मान लो ए जो है, एक एग्जाम्पल के लिए मान लो यहां पर जो एलिमेंट्स ए और बी है ये दो भाइयों का सेट है। तो अगर ए बी का भाई है तो क्या बी ए का भाई होगा? होगा। तो अगर ए बी है तो बी ए वहां पर एग्जिस्ट करेगा। तो मतलब इस तरह का रिलेशन क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। लेकिन अगर मान लो ए बी का फादर है, ए बी का फादर है, तो क्या ये बोलना सही होगा कि बी ए का फादर है? गलत नहीं होगा। तो उसका मतलब ऐसा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। समझ में आया ये चीज? ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिटिव, थर्ड कैटेगरी पे, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में इफ के बाद दो कंडीशन है ना, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर implies A comma C belongs to R। देख लिया सबने? अब इस चीज को सामने ध्यान से देखना। ये क्या बोलता है? अगर मान लो ए और बी रिलेटेड है, बी और सी रिलेटेड है, ए और बी रिलेटेड है, बी और सी रिलेटेड है, तो क्या रिलेटेड होना चाहिए? ए एंड सी, वो भी आपस में रिलेटेड होना चाहिए। अगर है तो वो ट्रांजिटिव होगा। आयुष बताओ, वो एग्जांपल जो गिवन है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं? वाला आयुष बोलो। जैसे ए बी मैंने देखा 1 2, तो अगला मैं वो ऑर्डर्ड पेयर देखूंगा जो 2 से स्टार्ट हो रहा है। वो कौन सा है? 2 3। तो अगर यहां पर 1 2 है तो 2 2 को हटा दो, तो क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? 1 3। क्या वो यहां पर है? नहीं है। मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आ गया ना ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे? तो ये तीनों डेफिनेशन लिख ली सबने। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। अच्छा, ये आखिरी चीज एक और लिख लो, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई रिलेशन तीनों हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। अगर कोई रिलेशन तीनों हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो वो रिलेशन होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। यहां तक हो गया सबका? स्टार्ट करें क्वेश्चंस। चलो अब आ जाते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में? आपको क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीन चीजें ही चेक करनी है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख लो। क्या लिखा है क्वेश्चन में? रिलेशन आर है जो किस पे डिफाइंड है? इस सेट पे। तो लिख लो सेट ए, सेट ए 1 2 3 सो ऑन अप टू 14। यहां तक हो गया? रिलेशन आर ये भी गिवन है, रिलेशन आर गिवन है। कौन से फॉर्म में गिवन है ये? अभी सेट बिल्डर फॉर्म में। तो लिख लो ये। अब इस रिलेशन आर को लिखो रोस्टर फॉर्म में। लिखो अपनी कॉपी में, मैं चेक करता हूं कॉपी में। रिलेशन आर को लिखो रोस्टर फॉर्म में। लिख लिया रोस्टर फॉर्म में? तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का सिंपल लॉजिक क्या है? ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां पर से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3x। क्लियर हो गया? अब हम x की वैल्यू डालते जाएंगे। x की वैल्यू 1 डालेंगे, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 3। x की वैल्यू 2 डालूंगा, y की वैल्यू क्या मिलेगी? 6। इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर मिलते जाएगा। ठीक है, तो 1 के लिए 3, 2 के लिए 6, और क्या आएगा बताओ जल्दी? 3 का इमेज आ जाएगा 9, 4 का इमेज आ जाएगा 12, और कुछ नहीं आएगा। दैट्स इट। क्लियर हो गया सबको?
क्या सबने ये रोस्टर फॉर्म में लिख लिया? अब हमको चेक करना है रिफ्लेक्सिव। तो बताओ ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है? ए कॉमा ए होना चाहिए, मतलब जैसे एलिमेंट 1 है तो क्या मिलना चाहिए? 1 1 मिलना चाहिए। क्या 1 1 है यहाँ पर? नहीं है, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे समझना। सिंस 1 1 not belongs to R and for reflexive relation वो डेफिनेशन जो मैंने बताया वो लिख देना। क्या डेफिनेशन थी? A comma A belongs to R for all A belongs to set A. Therefore, relation R is not reflexive. इसलिए रिलेशन R रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में आ गया कैसे लिखना है इस चीज को? अब सेकेंड बताओ, ये ट्रांजिट सिमेट्रिक है क्या? नहीं है। कैसे लिखोगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है? बताओ कैसे लिखेंगे? पीछे रुद्र बताना कैसे लिखेंगे? 1 3 रिलेशन आर में है। सिमेट्रिक के लिए इसका सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा? 3 1। क्या वो यहां पर है? नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 बिलोंग्स टू आर, बट 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ये इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करता। देयरफॉर रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। और बाजू में ना सिमेट्रिक की डेफिनेशन पक्का लिख देना, स्टेप मार्किंग मिलती है। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन क्या कंडीशन होती है? फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies b comma a belongs to R। समझ गए सभी ये? अब ट्रांजिटिव है कि नहीं कौन आंसर करेगा? ट्रांजिटिव नहीं है। कैसे पता चला ट्रांजिटिव नहीं है? 1 3 है, 1 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है? 3 9, वो भी है। तो एग्जिस्ट क्या करना चाहिए हमारे पास? 1 9। क्या वो है? नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? नॉन ट्रांजिटिव। तो इस चीज को भी लिख लो लास्ट आंसर। 1 3 belongs to R and 3 9 belongs to R, but 1 9 not belongs to R. Therefore, relation R is not transitive, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। और फिर यहां पर उसकी डेफिनेशन लिख देना ट्रांजिटिव की, जो मैंने लिखाया था ऊपर। ठीक है, समझ गए क्या करना है इन सारे क्वेश्चंस में? क्या इसको मैं हटा दूं? हो गया तो चलो। अब इसके बाद सारे क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे, मैं सिर्फ चेक करूंगा। करते जाओ अपनी नोटबुक में। ऑनलाइन में जो बच्चे हैं, सीमा और कौन है? रुद्र, नहीं राघव। सॉल्व करना, कुछ डाउट होगा तो बताना। हाँ, ये क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट में कर दो, लेकिन जो मैंने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में बताया ना, हमेशा वो स्टैंडर्ड फॉलो करना है। सबसे पहले तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दो।
ये मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का किसको किसको नहीं मिला था ये वाला शीट? और कल शाम को 5 बजे मैं मैट्रिसेस डिटरमिनेंट दोबारा चालू कर रहा हूं, ठीक है? मतलब जिस दिन कल तो नहीं रहती ना तुम लोगों की क्लासेस, तो जिनका छूट गया उनके लिए, तो तुम आ जाना पीछे, रुद्र आ जाना, और कौन है, राघव है ना, आ जाना ना, तू कुछ दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है? जिनका छूट गया मैट्रिसेस डिटरमिनेंट एकदम शुरुआत करूंगा, 8-10 दिन में करवा दूंगा उसको कंप्लीट। हो गया? तो लिखना उसमें आंसर क्या है। क्या इसका रोस्टर फॉर्म लिख लिया सबने? क्या आ रहा है रोस्टर फॉर्म? जस्ट सेकेंड, रिलेशन आर रोस्टर फॉर्म सबसे पहले है 1,6, 2,7, 3,8, दैट्स इट, यहां पर स्टॉप हो जाएगा। ये आया सबका? हाँ, अब बता रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं है रिफ्लेक्सिव, सबको क्लियर? रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव है क्या? ट्रांजिटिव है क्या? अब यहीं पर प्रॉब्लम है, ट्रांजिटिव है ये। यहां तक हो गया ना सबका? चलो इधर पे ध्यान देना। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, इसका कारण क्या लिखा आपने? 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना? सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि 1,6 बिलोंग्स टू आर, बट 6,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए नॉट सिमेट्रिक, ठीक है? अब बताओ मुझे ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है? ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है कि अगर ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो क्या रिलेशन में होना चाहिए? ए सी होना चाहिए। अब यहां पर देखो, ए बी, कोई भी एग्जांपल के लिए मान लो ये ले लेते हैं, 1,6 इस रिलेशन में है, समझ गए? ये वाली कंडीशन हमने चेक कर ली। अब कौन सी कंडीशन चेक करेंगे? ये कंडीशन। अब ये कंडीशन चेक करने के लिए हम वो एलिमेंट देखेंगे, जैसे ये बी से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट, मतलब 6 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट इसमें कौन सा है? क्या 6 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है? नहीं, मतलब ये सेकंड कंडीशन तो इसके लिए टेस्ट ही नहीं हुई। अगले एलिमेंट के लिए चेक करते हैं, जैसे मान लो 2,7 रिलेशन में है, तो अब हमें उसकी सेकंड कंडीशन 7 से स्टार्ट होने वाली रिलेशन देंगे, एलिमेंट देखना पड़ेगा, क्या वो है इसमें? नहीं है। अगला देखेंगे, जैसे अगला क्या हो गया, 3,8 रिलेशन में है, 8 से स्टार्ट होने वाला कोई आ रहा है क्या ऑर्डर्ड पेयर, बताओ उसमें? नहीं है। तो सारे केसेस में हम सिर्फ यही कंडीशन टेस्ट कर पा रहे हैं, ये कंडीशन तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ये कंडीशन है लेकिन सेकंड कंडीशन नहीं है। और ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या? इफ दिस एंड दिस, अगर दोनों होगा तो हम इसको चेक करेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन सिर्फ पहला वाला है, दूसरा वाला एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए ये रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। कंफ्यूजन हो गया क्या इसमें? यही चीज थोड़ी सी परेशान करने वाली ट्रांजिटिव के पार्ट में, ठीक है? तो ध्यान रखना, ट्रांजिटिव के लिए अगर सिर्फ फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव माना जाएगा, ठीक है? तो उसको चेक कर लो और उसको करेक्ट कर लो। स्टेटमेंट में स्टेटमेंट में ये लिख देना, कुछ नहीं, जो डेफिनेशन है ना ट्रांजिटिव की वो लिख देना। इफ इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट एज इट इज लिख देना जो आपको सामने दिख रहा है। implies this, then R is transitive, R is transitive। ये अगर कंडीशन है, ये होने पे ट्रांजिटिव होता है, ठीक है? तो हम इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, ऊपर वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, इसलिए ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है? बस इतना स्टेटमेंट लिख लो, हेंस इट इज ट्रांजिटिव, दैट्स इट, बस इतना लिख दो उसमें। If this implies this, then it is transitive, and as per definition, the relation is transitive.
तो आपको परेशानी थोड़ा सा ट्रांजिटिव में ही होगी, उसमें गलती कर सकते हो, ध्यान रखना इसमें। हटा दूं इसको फिर मैं? चलो अब इसको फास्ट फॉरवर्ड में चले साथ में बनाते हुए, लिखने विखने वाला काम तुम लोग कर लेना, ठीक है। अब फटाफट इसको बनाते हुए चलते हैं। चलो ये वाला देखो, क्वेश्चन लिखो बस इतना, ये लिखो जो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, लिखो सेट ए, लिखो फटाक से सेट ए, फिर रिलेशन आर लिखो उसके नीचे जल्दी से। रिलेशन आर क्या है लिखो। हेलो, अब रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखो। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ बाद में बात कर। हाँ अब बताओ मुझे, इस कंडीशन के हिसाब से रिलेशन के एलिमेंट क्या क्या होंगे? y डिविजिबल बाय x। अब इसको ना, इसको अगर सोचने जाओगे तो अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा एकदम, है ना। तो इसको इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले मैं नंबर 1 लेता हूं, 1 से कौन कौन सा डिविजिबल होता है वो देखता हूं। सभी होते हैं, है ना। और y 1 है, ये समझो y क्या है 1, क्योंकि y नहीं, उल्टा बोल रहा हूं क्या, y सॉरी x क्या है यहां पर 1, x क्या है 1, डिवाइजर क्या है यहां पर 1। तो 1 से सभी डिवाइड होते हैं, तो 1 1 आएगा, और क्या आएगा 1 2 भी आएगा, और क्या आएगा 1 3 1 4 1 5 अप टू 1 6। समझ में आ गया ये चीज? फिर अगला कौन सा आएगा बताओ? 2 2, फिर क्या आएगा 2 4 2 6। नेक्स्ट बताओ जल्दी, 3 3 3 6 हो गया। नेक्स्ट 4 आएगा, नेक्स्ट 5 आएगा, नेक्स्ट 6 आएगा। यहां तक हो गया। हाँ अब जल्दी बताओ, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव यस। सिमेट्रिक है कि नहीं बताओ? सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 2 है बट 2 1 नहीं है, ठीक है। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ट्रांजिटिव है कि नहीं बताओ? ट्रांजिटिव है, यस ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। और इसके पीछे का जो रीजन है, उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा आपको प्रॉपर यूज करना पड़ेगा। समझो कैसे। जैसे मान लेते हैं कि a कॉमा बी रिलेशन में है ना। मतलब b जो है वो a से डिवाइड हो सकता है, तो हम b को क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू n इंटू ए। ये क्लियर हो गया। और अगर उसी तरीके से b कॉमा सी ये भी रिलेशन में है, तो बताओ इसी तरीके से मैं क्या लिखूंगा। जैसे मैंने इसको लिखा b इज इक्वल टू n इंटू ए, तो c को क्या लिखेंगे m इंटू बी, ऐसे ही लिखेंगे। क्योंकि अगर ये जो है b a से डिवाइड हो सकता है, जैसे कि 10 मान लो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, बस उसी तरीके से। अब यहां पर b की वैल्यू डाल दो, तो b की वैल्यू क्या डाल दोगे n इंटू ए, तो यहां c की वैल्यू क्या आ जाएगी m इंटू n इंटू ए, ऐसे ही आ जाएगा। तो c के फैक्टर में आपको क्या मिल रहा है, यहां पर a मिल रहा है, मतलब c भी क्या होगा a से डिवाइड होगा, ठीक है। क्योंकि हम हर एक ऑप्शन को चेक नहीं कर सकते, इसलिए हमने जनरलाइज करके इस चीज को लिख दिया। क्लियर हो गया ये चीज? तो इसके लिए लिखो, ट्रांजिटिव के लिए इस तरीके से लिख दो, ट्रांजिटिव के लिए a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इस टाइप के क्वेश्चन जो है, पहले जब वो 5 मार्क्स वाली स्कीम होती थी ना, तब ये 5 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करके, ठीक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में। तो यहां लिखो a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब b इक्वल टू एन ए होगा, b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर मतलब c इक्वल टू एम बी होगा। तो यहां पर c को m इंटू एन इंटू ए लिख सकते हैं। इसका मतलब c कॉमा ए नहीं आया समझ में? देख एक काम करते हैं, मैं एक एग्जांपल से पहले बताता हूं।
मान ले एक नंबर हो गया 2, है ना, 2 से डिवाइड होने वाला कोई 2 डिजिट वाला नंबर बता, 2 डिजिट वाला नंबर। 10, मान लो ये ले लिया 10। अब 10 से डिवाइड होने वाला कोई 3 डिजिट वाला नंबर बता दे। 100, मान लो ये हो गया 100। तो यहां पर जो ये 2 है वो 10 को डिवाइड कर सकता है, तो 10 जिस जिस को डिवाइड कर सकता है 2 उन सभी को डिवाइड कर पाएगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि 10 अगर 2 से डिवाइड होता है तो 10 के फैक्टर में क्या आ जाएगा? 2 आएगा। समझ में आया ये चीज? और अगर 10 के फैक्टर में 2 आ रहा है तो 100 के फैक्टर में भी 2 आएगा। क्लियर हो गया ये लॉजिक? किसी भी नंबर का जो जो फैक्टर होता है वो उन सब से डिवाइड होता है। जैसे अगर मान लो एक नंबर हो गया 30, तो 30 का फैक्टर क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 5 ये होता है, मतलब ये इन तीनों से डिवाइड होगा। ठीक है, तो अगर 100 10 से डिवाइड हो रहा है मतलब 100 का फैक्टर क्या होगा? 10 होगा। 10 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 10 का फैक्टर क्या होगा? 2 होगा। तो 100 के फैक्टर में भी 2 आएगा। तो वही चीज मैंने बताया, अगर a कॉमा बी है मतलब b a से डिवाइड हो सकता है, तो b इज इक्वल टू n इंटू ए लिखूंगा उसको फैक्टराइज करके। b कॉमा c है तो c को m इंटू बी लिखूंगा। अब b की वैल्यू अगर मैं यहां पर डाल दूंगा तो c के फैक्टराइजेशन में a मिलेगा, मतलब c a से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब a कॉमा c भी उस रिलेशन में आएगा। ये जनरलाइज करके बताना, क्योंकि अभी तो ये छोटा सेट है, बड़ा सेट होगा तो आप कैसे चेक करोगे ट्रांजिटिव को? समझ में आ रहा है ये चीज? तो आपको ये जनरलाइज तरीका यूज करना पड़ेगा। ये हो गया, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करो इसको, ये खुद से करो तुम लोग। अब जो मैं बोल रहा था बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो देखो ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो पूरे इंटीजर पे डिफाइंड हो गया। तो रिलेशन लिख लो सबसे पहले, x कॉमा वाई, रिलेशन आर एक्स कॉमा वाई है, जहां x माइनस वाई क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। अब लिख के बताओ कैसे लिखोगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। चलो मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। एमसीक्यू में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या आंसर करोगे? रिफ्लेक्सिव या नॉट रिफ्लेक्सिव? अभी भी प्रॉब्लम है? बताओ रिफ्लेक्स, ये कैसे पता करेंगे रिफ्लेक्सिव है या नहीं? क्या कंडीशन होती रिफ्लेक्सिव की? ए कॉमा ए होना चाहिए रिलेशन के अंदर। तो यहां पर रिलेशन के अंदर ए कॉमा ए होगा कि नहीं? क्यों होगा? क्योंकि अगर एक्स और वाई दोनों की जगह पे ए डालता हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा? ए माइनस ए। और ए माइनस ए क्या इंटीजर होगा? कितना होगा ए माइनस ए? क्या जीरो इंटीजर है? तुम लोग श्योर नहीं हो क्या इंटीजर क्या होता है? आयुष बता, जीरो इंटीजर है कि नहीं है? नहीं पता? जीरो इंटीजर नहीं होगा? है सर। भाई जीरो इंटीजर होता है। ठीक है, इंटीजर कौन से नंबर होते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे नंबर इंटीजर होते हैं, है ना। तो चाहे ए की जगह पे कुछ भी लो, ए माइनस ए की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी? जीरो। जीरो मतलब वो क्या होगा? इंटीजर होगा। क्लियर हो गया ये चीज? इसका मतलब फॉर ऑल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, जो कि इंटीजर है। अब बताओ इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं? सेट ऑफ इंटीजर को जेड से। अच्छा यहां भी लिखा हुआ है देखो, बिलोंग्स टू जेड, है ना। तो इसलिए क्या लिखेंगे? देयर फोर आर इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट सेकंड मुझे बताएगा। हाँ तू बता, सिमेट्रिक है कि नहीं निखिल? सिमेट्रिक है या नहीं फटाफट बता जल्दी निखिल, नहीं तो फिर किसी और से पूछूंगा, वो नहीं बता पाएगा तो। नहीं बता पाएगा लग रहा है।
सिमेट्री की कंडीशन क्या है, ए कॉमा बी रिलेशन में है तो क्या होना चाहिए, इंप्लाइज बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए, तो वो रिलेशन होता है सिमेट्रिक। समझ गए? हाँ, अब बताओ, एक्स माइनस वाई अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है, मतलब कि ए माइनस बी ये क्या होगा, इंटीजर होगा। समझ में आया कि नहीं? ये दोनों रिलेशन में तभी होंगे जब दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, इंटीजर। मतलब ए माइनस बी क्या होगा, इंटीजर। तो अगर ए माइनस बी इंटीजर है तो क्या बी माइनस ए भी इंटीजर होगा? अगर ऐसा हो गया तो बी कॉमा ए भी उस रिलेशन में आ जाएगा। अब बताओ क्या ये इंटीजर है या नहीं है? होगा ना। जैसे अगर मान लो 7 - 2 लेता हूं तो वो कितना आ जाएगा, 5। 2 - 7 लूंगा तो क्या आएगा, -5। तो ये भी क्या हो जाएगा, इंटीजर होगा। समझ में आ गया ये चीज? तो ये भी इंटीजर होगा, मतलब ये रिलेशन कौन सा हो जाएगा, सिमेट्रिक। तो इसलिए रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। क्या ये क्लियर हो गया सारे बच्चों को? अच्छा, एक एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था, यहां पर स्टॉप करना थोड़ा सा, और मैं जस्ट ऐसे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। मान लो कि कभी ऐसा दे दे, ये माइनस की जगह पे मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाए, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, बताओ। ए इंटू बी अगर इंटीजर होगा तो क्या बी इंटू ए इंटीजर होगा? यस। समझ में आ गया? अगर मान लो ये माइनस की जगह पे प्लस का साइन आ जाए तो भी होगा। अगर ये माइनस की जगह मान लो डिवीजन का साइन आ जाए तो भी होगा। होगा कि नहीं होगा, बताओ जल्दी। हाँ, डिपेंड नहीं कर। हो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मान लो मैं x को ले रहा हूं 2 और y को ले रहा हूं 1, है ना। x को ले रहा हूं 2 और y को ले रहा हूं 1, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब 2, 1 उस रिलेशन में होगा। समझ में है कि नहीं? लेकिन क्या 1, 2 उस रिलेशन में आएगा क्या, बताओ। क्या 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें इंटीजर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, 0.5, जो इंटीजर नहीं है। तो डिवीजन पे वो इंटीजर नहीं होगा। समझ गए ना? तो अगर हम एक ऑपरेशन के लिए कर रहे हैं तो बाकी ऑपरेशन के लिए भी आप वो लॉजिक समझ जाओ। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, बताओ। अभी ये वाले केस में ना, ये माइनस वाले केस में बताओ, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? ट्रांजिटिव श्योर क्यों नहीं रहते तुम लोग? अभी तुम लोगों का दिमाग अडाप्ट नहीं कर पा रहा है क्या सारी चीजें? जैसे अगर मान लो a माइनस बी ये रिलेशन में है, a माइनस बी इंटीजर है, इज इंटीजर, मतलब a कॉमा बी रिलेशन में है, यही मतलब हुआ इसका। b माइनस सी अगर ये भी इंटीजर है तो उसका मतलब क्या हो गया, b कॉमा सी ये भी रिलेशन में होगा, बिलोंग्स टू रिलेशन आर। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो अब हम क्या चेक करेंगे, ए बी आ गया, बी सी आ गया, ए बी आ गया और ये क्या आ गया, बी सी आ गया। अब हम क्या चेक करेंगे, ए सी चेक करेंगे। तो क्या ए माइनस सी भी इंटीजर होगा, बताओ। यस, वो भी इंटीजर होगा। तो ए माइनस सी भी इंटीजर होगा, इसका मतलब ए कॉमा सी भी उस रिलेशन में होगा, और अगर ऐसा होगा इसलिए रिलेशन ट्रांसिटिव रिलेशन हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो लिख दो, if a minus b is integer, a comma b belongs to R, b minus c is integer, b comma c belongs to R, it implies a minus c is also integer, so a comma c also belongs to R, hence it is transitive. यहां तक हो गया सबका? हटा दो फिर इसको मैं। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस के साथ क्या चीज है पता है, ये कई बार 1 नंबर का भी पूछ सकता है, कई बार 5 नंबर का भी पूछ सकता है, दोनों। मैं अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा ना
तो सेम क्वेश्चन 1 मार्क के लिए भी पूछा है, 5 मार्क्स के लिए भी पूछा है, बस आपका वे ऑफ राइटिंग चेंज हो जाएगा। हटा दो इसको फिर मैं। अच्छा ये तीनों आया क्या? हाँ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके चलो नेक्स्ट। अब ये सारे क्वेश्चन जो है ये प्योरली एमसीक्यू है, आप लोगों का लॉजिक बिल्डअप करने के लिए, तो इसको हम रिटर्न फॉर्म में नहीं करेंगे, तुम लोग भले अपने आंसर अपने घर में उसको लिख लेना, ठीक है। तो यहां पर लिखा है एक्स एंड वाई वर्क्स एट सेम प्लेस, ये एक रिलेशन है, बताओ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा क्या? एक्स कॉमा वाई वर्क्स एट सेम प्लेस, तो एक्स मैं हूं, वाई भी मैं हूं, दोनों पर्सन सेम है, तो क्या दोनों पर्सन सेम जगह पे वर्क करेंगे? तो आंसर है यस। क्लियर हुआ कि नहीं? ये चीज नहीं हुआ समझ में निखिल? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। क्लियर हो गया ये चीज? तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर मतलब दोनों सेम चीजें हैं, क्या वो इस रिलेशन में होंगी? तो दोनों सेम पर्सन है, तो क्या उनका वर्क प्लेस सेम होगा? तो हाँ होगा, तो इसलिए रिलेशन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। समझ में आया? अब ट्रांजिटिव का लॉजिक सोचो और बताओ ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव के लॉजिक क्या है? ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है? ए बी अगर रिलेशन में है तो बी ए रिलेशन में होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव नहीं, मैं ट्रांजिटिव बोल रहा हूं गलती से, सिमेट्रिक बोलना चाह रहा था। सिमेट्रिक होगा कि नहीं? तो सिमेट्रिक का कंडीशन ये है, तो अगर ए और बी रिलेशन में है, कब होंगे रिलेशन में? जब दोनों का वर्क प्लेस क्या होगा? सेम। तो क्या बी ए भी रिलेशन में होंगे? होगा कि नहीं? होगा ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये सिमेट्रिक। समझ में आया सबको ये चीज? ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? लॉजिक सोचो। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है? अगर ए बी रिलेशन में है, बीसी रिलेशन में है, तो हमें क्या चेक करना होता है? ए कॉमा सी रिलेशन में है या नहीं। समझ में आ गया ये चीज? अगर ए बी रिलेशन में है, मैं और ये अगर वर्क प्लेस सेम है, इसका और उसका वर्क प्लेस सेम है, तो मेरा और उसका भी वर्क प्लेस क्या हो जाएगा? सेम। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। मतलब ये कौन सा रिलेशन हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आ गया लॉजिक? अब चल आयुष बताना, आयुष गुप्ता, इसका आंसर क्या होगा सेकंड वाले का? हाँ, सेकंड वाला, एक्स और वाई सेम लोकेलिटी पे है, तो रिफ्लेक्सिव होगा? यस होगा। सिमेट्रिक होगा? यस होगा। ट्रांजिटिव होगा? यस होगा। तो ये भी आरएसटी तीनों का मतलब क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। थर्ड वाले का क्या होगा? यश बताना। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा या छोटा नहीं हो सकता, सेम होगा, सेम हाइट होगी, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक होगा कि नहीं? प्रखर क्या होगा कि नहीं होगा? सोच लो आराम से। हाँ सौभाग्य बता। नहीं लगता, नहीं होगा। अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर छोटा है, तो y x से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, छोटा तो नहीं हो सकता। तो ये दोनों x और y रिलेशन में, तो y कॉमा x नहीं आएगा। समझ में आ गया? इसलिए क्या हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक। समझ में आया क्या ये? अब ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं बताओ? ट्रांजिटिव का मतलब x कॉमा a कॉमा b रिलेशन में है, मतलब a b से 7 सेंटीमीटर छोटा है, बी कॉमा सी रिलेशन में है, मतलब बी सी से 7 सेंटीमीटर छोटा है, तो ए सी से कितना छोटा हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। तो क्या वो 7 सेंटीमीटर है? नहीं है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? नॉट ट्रांजिटिव। क्या ये समझ में आ गया सभी को? चल नेक्स्ट। हाँ बताना प्रखर। पहले रिफ्लेक्सिव बताना। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, क्या ए कॉमा ए एग्जिस्ट? कोई पर्सन क्या खुद की वाइफ हो सकती है? नहीं, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या ये सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक मतलब एक्स वाई की वाइफ है, तो क्या वाई एक्स की वाइफ होगी? नहीं, वाई एक्स का क्या होगा? हस्बैंड होगा, तो इसलिए नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? नहीं होगा ट्रांजिटिव, पक्का?
इसका बुक का क्वेश्चन है ना, इसका आंसर चेक करो। ये आई थिंक कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ का, फर्स्ट के फिफ्थ का पार्ट डी है। नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट, हाँ इसीलिए तो मैं बोल रहा था आंसर चेक करो। ये ट्रांजिटिव है बट ट्रांजिटिव। अब क्यों है ये चीज, लॉजिक समझ में नहीं आया है ना। चलो इधर पे देखना, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। लॉजिक समझना, रिलेशन अभी मत ध्यान दो, पहले लॉजिक समझो, ठीक है। ए इज रिलेटेड टू बी, मान लो अगर ये ट्रांजिटिव की ये कंडीशन होती है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी की वाइफ है, ए जो है वो बी की क्या है, वाइफ है। तो ए जो है वो फीमेल है और बी जो है वो क्या है, मेल है, यही हुआ मतलब, है ना। अब ए कॉमा बी रिलेशन में है, तो क्या बी कॉमा सी रिलेशन में होगा, क्या बी किसी की वाइफ हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि बी क्या है, मेल है, तो बी किसी की वाइफ नहीं हो सकती, मतलब ये वाली कंडीशन कभी आएगी ही नहीं। समझ में आया कि नहीं मैं क्या बोल रहा था। तो मैं जो एक केस बताया था ना ट्रांजिटिव का, कौन सा केस, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, सिर्फ पहली आ रही है दूसरी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो उसको हम क्या लेंगे, ट्रांजिटिव बाय डिफॉल्ट। समझ में आ गया ये चीज। ये केस इस क्वेश्चन के साथ था, हमने ए कॉमा बी को देखा लेकिन बी कॉमा सी वहां एग्जिस्ट नहीं करेगा, कंडीशन आपको क्लियर है, ये क्लियर हो गया। और इसी चीज को समझाने के लिए उसने अगला क्वेश्चन लिया है। अगला क्वेश्चन में फादर वाला रिलेशन है, तो अगर मान लो ए बी का फादर है, तो ए जो है वो मेल है और बी भी क्या होगा, मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेल हो सकता है ना, यहां पर मेल हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, क्लियर हो गया। अगर मान लो बी मेल है, तो बी भी तो किसी का फादर हो सकता है, तो बी कॉमा सी भी वहां पर बिलोंग करेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर ए भी एग्जिस्ट करेगा, बी सी भी एग्जिस्ट करेगा, तो क्या ए सी एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ए सी का क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर हो जाएगा, वो फादर नहीं होगा। तो इसका आंसर में क्या लिखेगा वो, नॉट अ ट्रांजिटिव, लेकिन इसके आंसर में क्या लिखा है उसने, ट्रांजिटिव। समझ में आया, एक छोटा सा डिफरेंस यहां पर आ गया लॉजिकली, अगर समझोगे तो। ये क्लियर हुआ। अच्छा ये बताओ, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है क्या बताओ, नहीं है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है क्या, नहीं है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी क्यों नहीं है, समझ गए ना सब, ठीक है। तो ये नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या ये हटा दूं फिर मैं, हो गया तो सबको। चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा इसके पहले ना मैं एक दूसरा थोड़ा इजी क्वेश्चन लेता हूं, टू को अभी हटाता हूं। इसमें दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, जो कई बार रिपीट हुए, स्पेशली ये क्वेश्चन नंबर 2 कई बार रिपीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 4 ये दो क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुए। हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, पहले 3 को पहले करो, चलो ये खुद से करो, ये समझ लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मुझे पता है अच्छे से, पहले बोर्ड्स में आया हुआ है, तुम लोग आंसर कर पाते हो कि नहीं, टेस्ट कर लो खुद को। हाँ ठीक है। तो क्या इसका आंसर कर पा रहे हो, अगर क्वेश्चन छोटा है इस तरह का है, तो आप उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर कर सकते हो, आराम से चलेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखें,
तो रिलेशन आर के एलिमेंट क्या क्या लिख रहे हो? 1 2 2 3, ये वाला क्वेश्चन जो अभी हमने किया था 11th वाला, वो सेम बन रहा है ना। 3 4 4 5 एंड 5 6, ये आ गया सबका। हाँ, तो अब तो आंसर कर ही दोगे। हाँ बताओ, रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर, ठीक है। अगर कोई चीज नहीं होती है ना, तो आप उसको आंसर लिखने का तरीका बता रहा हूं। नहीं है रिफ्लेक्सिव तो आप कैसे लिखोगे? 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट रिफ्लेक्सिव, ऐसा लिख दो। एक एग्जांपल दे दो कि क्यों आप नहीं बोल रहे हो। ठीक है, अब क्यों सिमेट्रिक नहीं है? क्योंकि आप लिखना 1,2 रिलेशन में है बट 2,1 रिलेशन में नहीं है, इसलिए नॉट सिमेट्रिक। समझ गए? क्लियर हो गया ये चीज? और अगर होता है तो आप उसको उसकी डेफिनेशन से जनरलाइज करके लिखोगे। हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, तो पिछले वाला सबने बना लिया था ना? हाँ हाँ हाँ, तो चेक कर रहे हैं ना भाई। देखो 1 2 है बट यहां पर 1 2 है, 2 3 है, लेकिन 1 3 है क्या इसमें? देख, नहीं है। तो क्या है ट्रांजिटिव की कंडीशन? इफ 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,3 बिलोंग्स टू आर। इफ दिस एंड दिस दोनों है, तो क्या होना चाहिए हमारे पास? 1,3 होना चाहिए रिलेशन में, लेकिन है क्या? वो नहीं है, इसलिए नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आया? तो ये सब पूरा फुल स्कोर करते ना अगर ये क्वेश्चन आता तो टेस्ट में या कहीं पर भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस पे बताओ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर तुम लोग प्रीवियस ईयर के देखोगे तो ये बोर्ड्स में आए हुए हैं, सारे तरह के बोर्ड्स में मैं बोल रहा हूं। तुम लोगों के में 11th में था क्या? ये नहीं था ना रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक? मैं, हाँ, ये तो प्रूव दैट, अगर प्रूव दैट आ गया तो बहुत बढ़िया है। आपको पता है कि क्या करना है, आपको सबकी डेफिनेशन पता है, तो स्कोर तो मिलेगा ही। ठीक है, अब देखो यहां दोनों आर में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। पहला वाला आर किसका है? रिलेशन का। दूसरा वाला आर कौन सा है? रियल नंबर का। समझ गए ना ये? अब यहां पर क्या बोल रहा है? रिलेशन आर इस तरह से डिफाइंड है। पहले ये लिख लो, लिखा क्या ये रिलेशन आर? नोट करो, ये रिलेशन आर लिख लिया है। अब रिफ्लेक्सिव क्यों है, तो इसके पीछे आप रीजन दे दो। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए नहीं, यहां पर कौन सा सेट है? रियल नंबर वाला सेट आर है, तो रियल नंबर वाला आर हो गया। ठीक है, सिंस सिंस ए इज लेस देन और इक्वल्स टू ए इज ट्रू, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। समझ में आया? ये नहीं आया समझ में लिखने का तरीका? मैंने बी की जगह पे भी ए लिख दिया, बी की जगह भी ए लिखूंगा तो ये कंडीशन हो जाएगी, ए इज लेस देन और इक्वल्स टू ए। तो ये इनइक्वालिटी ट्रू है, ये ट्रू है, मतलब ए कॉमा ए रिलेशन में होंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक है कि नहीं बताओ? सिमेट्रिक नहीं है, तो जब नहीं होता तो एक एग्जांपल देना होता है तो ऐसा जनरलाइज करके बताओगे। तो कौन सा एग्जांपल दोगे बताओ? 1,2 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब 1 जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू क्या है? 2 है, ये ट्रू है। समझ में आए? अब क्या इसका उल्टा भी ट्रू होगा? क्या 2 लेस देन और इक्वल्स टू 1 ये ट्रू होगा क्या? नहीं होगा, ये क्या होगा? फॉल्स होगा। ये फॉल्स होगा, मतलब 2,1 इस रिलेशन में नहीं आएगा। और अगर ऐसा है तो ये नॉट सिमेट्रिक हो गया। समझ में आ गया सभी को? मुस्कान कुछ डाउट है इसमें? रिफ्लेक्सिव समझ में नहीं आया? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? ए और ए दोनों सेम एलिमेंट लेने होते हैं। हम इन दोनों चीजों को यहां पर पुट करके टेस्ट करेंगे। क्या ये इनइक्वालिटी अगर ट्रू है तो रिलेशन में आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा।
तो अगर मैं b की जगह पे भी a डाल दूं तो a कॉमा a मतलब a इज लेस देन और इक्वल्स टू a, ये रिलेशन ट्रू है, ये ट्रू है। ये इससे छोटा या बराबर होना चाहिए, या पूछा है दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। बराबर है तो मतलब ट्रू हो गया, ट्रू हो गया मतलब रिलेशन में आएगा। ठीक है, ओके बताओ ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? ट्रांजिटिव होगा? कौन सा एग्जांपल देके बताना पड़ेगा इसको? इसको इसको ए बी सी करके बताना पड़ेगा, क्योंकि जब होगा तो अब हमें जनरलाइज करके बताना होता है। तो हम कैसे बताएंगे? लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। हम अज्यूम करेंगे कि ए कॉमा बी रिलेशन आर से बिलोंग करता है। अगर इससे बिलोंग करता है तो ए लेस देन और इक्वल्स टू क्या होगा? बी होगा। समझ गए? फिर क्या लिखेंगे बताओ, अब तुम लोग बताओ क्या लिखेंगे? बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर मतलब बी इज लेस देन और इक्वल्स टू सी, है ना? अब ये दोनों इनइक्वालिटी को मिला देंगे, ये दोनों इनइक्वालिटी को मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे? ए बी से छोटा या उसके बराबर है, बी सी से छोटा या उसके बराबर है, ऐसे ही हुआ दोनों को मिलाने पे। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए सी से छोटा या उसके बराबर होगा। इट इंप्लाइज ए इज लेस देन और इक्वल्स टू सी। और अगर ए इज लेस देन और इक्वल्स टू सी मतलब ए कॉमा सी भी क्या किस में आएगा? रिलेशन आर में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझ में आ गया सबको ये? ठीक है, अगर ये क्वेश्चन 3-4 नंबर के लिए आता है तो भाई ये लिखने का तरीका तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये वाला मेथड। एमसीक्यू है तो कोई सोचना ही नहीं। हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट आते हैं, ये क्यूब वाले अभी रुक जाओ, ये दो क्वेश्चन अभी मैं छोड़ के रखा हूं ना, क्यूब वाले और स्क्वायर वाले क्वेश्चन। ठीक है, पहले मैं थोड़े इजी क्वेश्चन करवाता हूं। ये वाले क्वेश्चन बताओ जल्दी से। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया है, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के कई क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के देते हैं, बट उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर देता है। तो क्या शो करना है कि ये क्या है? सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। हाँ, सिमेट्रिक है वो तो दिख रहा है, 1 2 है तो 2 1 है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 नहीं है। अच्छा, ट्रांजिटिव क्यों नहीं है ये बताओ? क्योंकि 1 2 है, 2 1 है, तो क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए, वो नहीं है, इस वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आ गया सबको ये? अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं देगा, क्वेश्चन में क्या देगा मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूं जो पूछा गया है। मान लो अगर ये रिलेशन दिया गया है तुम लोगों को, तो ये बताओ इसमें हम क्या ऐड करें कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। समझ में आ रहा है क्या पूछेगा? इसमें और कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर डालें जिससे ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा? क्या सिर्फ 1 1 डालने पे हो जाएगा ये इक्विवेलेंस? नहीं, 2 2 3 3 ये भी डालना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए सभी का रिफ्लेक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो क्वेश्चन में अगर एमसीक्यू में पूछा तो ये पूछ सकता है मिनिमम कितने ऑर्डर्ड पेयर और डालने पड़ेंगे कि ये बन जाए इक्विवेलेंस। तो आंसर क्या होगा आपका? 3। समझ में आ गया ना सबको ये? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या लिखा हुआ है पढ़ो इसको। ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, ये तो अब ये क्वेश्चन के साथ बुराई क्या है जो ये एग्जाम में क्यों नहीं पूछेगा पता है? क्योंकि उसने बोल दिया कि शो दैट इट इज इक्विवेलेंस। एग्जाम में ऐसा नहीं देगा शो करने वाला, एग्जाम में तुम लोगों को गलती करने का मौका देगा कि चेक वेदर इट इज अ रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, ऐसा पूछेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। क्यों होगा रिफ्लेक्सिव? क्योंकि दो सेम बुक हैं तो दोनों के पेज नंबर क्या होंगे? इक्वल होंगे, तो वो हमेशा रिलेशन में आएगी। अगर x और y के पेज नंबर सेम है तो y और x वाली बुक के भी पेज नंबर क्या होंगे? सेम, तो सिमेट्रिक भी होगा। x और y के पेज नंबर सेम है, y और z के पेज नंबर सेम है, तो x और z के भी पेज नंबर क्या होंगे? सेम, तो ट्रांजिटिव भी होगा। समझ गए ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद मैं एंड कर रहा हूं क्लास को। इसको प्रॉपरली पूरा बनाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी।
फिर उसके बाद आज हम एंड करेंगे ये क्लास। और मैं बता रहा हूं ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये ज्यादा समय नहीं लगेगा खत्म होने में, तो इसलिए ना प्रिपरेशन करते रहो। टेस्ट में लूंगा जल्दी ही इसका भी। तो रिलेशन आर ये वाला सेट है, रिलेशन आर का ये है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, अब सेट बिल्डर फॉर्म का मेन कंक्लूजन क्या है कि ए और बी रिलेशन में होंगे। कब होंगे? जब मॉड ए माइनस बी कैसा नंबर होगा? इवन नंबर होगा तब। समझ में आ गया? ये मेन कंक्लूजन है इसका। अभी बाद में ये बोल रहा है कि शो दैट इट इज इक्विवेलेंस। तो भाई कैसे प्रूव करोगे इक्विवेलेंस? सबसे पहले हम आते सिमेट्रिक पे। तो सिमेट्रिक क्यों होगा? सिमेट्रिक की कंडीशन नहीं, सिमेट्रिक नहीं, पहले कौन सी कंडीशन टेस्ट करते हैं? रिफ्लेक्सिव। सबसे पहली कंडीशन पे आते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। समझ में आ गया? तो अगर मान लो मैं बी की जगह पे भी ए डालता हूं तो ए माइनस ए हो जाएगा। ए माइनस ए कितना होता है? 0। तो 0 कौन सा नंबर होता है? इवन नंबर, क्योंकि जो भी नंबर 2 से डिवाइड होता है वो इवन नंबर, तो इसलिए ये इवन नंबर। तो इसका मतलब ये कौन सा प्रूफ हो गया? रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक होगा क्या? सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करेंगे कि होगा? अगर a माइनस बी का मॉड इवन है तो b माइनस ए का भी मॉड क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक भी होगा। समझ में आया सबको? ये ट्रांजिटिव होगा क्या? अब इसको ना एक्चुअल में अगर डिटेल में लिखना चाहोगे तो बहुत लंबा स्टेप बना के लिख सकते हैं इसको। डिटेल में लिखने का तरीका, जैसे ट्रांजिटिव लिखने के लिए अगर मान लो यही क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए पूछ दे, तो जो इवेल्युएटर है, चेक करने वाला पर्सन, वो कैसा आंसर एक्सपेक्ट करता है मैं बताता हूं। आप अगर आपको ट्रांजिटिव प्रूफ करना है तो आप क्या लिखोगे? a माइनस बी, आप ऐसा लिखोगे लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। आपने अज्यूम कर लिया कि ये रिलेशन आर में है, मतलब कि a माइनस बी का जो मॉड है वो 2n है। 2n लिखने का मतलब क्या हुआ? 2 का मल्टीपल कोई भी नंबर है, मतलब इवन नंबर है। समझ में आ गया? अब जब भी मॉड हटाते हैं तो पता है ना क्या लगता है? प्लस माइनस। तो प्लस माइनस को इधर लगा देता हूं, प्लस माइनस 2n, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया? फिर उसके बाद हमने अज्यूम किया कि b कॉमा ए ये भी रिलेशन आर से बिलोंग करेगा। अगर ये रिलेशन आर में है तो मतलब मॉड b माइनस ए ये भी क्या हो जाएगा? 2m, 2 का मल्टीपल इवन नंबर। सॉरी, बी कॉमा सी लेना चाहिए था ना, मैंने ए लिख दिया, सॉरी। बी कॉमा सी, हाँ, बी कॉमा सी, तो ये हो जाएगा बी माइनस सी, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। समझ में आया? फिर से मॉड हटेगा तो बी माइनस सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2m। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब ये वाली इक्वेशन 1 और ये वाली इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करो। जब दोनों को ऐड करोगे तो माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, तो लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा? a माइनस सी। राइट साइड में क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2n प्लस माइनस 2m। ऐसा ही होगा। अब दोनों में से प्लस माइनस 2 निकाल लो कॉमन, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? n प्लस m, और यहाँ पर क्या हो गया? a माइनस सी। अब उल्टा प्लस माइनस की जगह पे यहाँ पर क्या लगा दो? मॉड। तो मॉड a माइनस सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स n प्लस m। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो इसका मतलब a माइनस सी भी कौन सा नंबर हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा उसका मॉड। हालांकि आजकल एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा मार्क्स के लिए नहीं पूछता है, तो आपको ये वे ऑफ राइटिंग ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 2019 तक, जो कोविड के पहले तक, ये क्वेश्चन पैटर्न में था ज्यादा मार्क्स के लिए, लेकिन अभी फिलहाल नहीं चल रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना सबको कैसे लिखने का अगर आएगा तो, और डायरेक्टली करना है तो आप पहचान सकते हो उसको। तो दैट्स इट, यहां पर मैं एंड करता हूं। नेक्स्ट 1-2 क्लास के अंदर हम ये पूरा, अच्छा इसमें कुछ और चीज बच गई थी ना इस क्वेश्चन में, क्या बची ये बताओ? आपको ये शो करना है कि 1, 3, 5 आपस में रिलेटेड है, 2 और 4 आपस में रिलेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ पता है? 1, 3, 5 क्यों आपस में रिलेटेड है? क्योंकि 1, 3, 1, 5 और 1, 1 इनका डिफरेंस क्या आएगा? इवन नंबर। 2, 4 क्यों रिलेटेड है? क्योंकि उनका डिफरेंस क्या आएगा? इवन।
क्योंकि इवन इवन डिफरेंस इवन, ऑड ऑड डिफरेंस इवन, दैट्स वाई ये लोग आपस में रिलेटेड है। और ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है क्योंकि इवन और ऑड का रिलेशन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ऑड नंबर होता है। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां तक जो अभी मैंने पढ़ा है इसको प्रॉपरली अपनी नोटबुक में लिख लेना, नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे रिलेशन। हाँ, इसको मैं सेव कर दूंगा। तो अभी तो दे रहा था, तू कहाँ था? ये वाले को ना अच्छे से संभाल के एक जगह पे रखा करो, सबको बोल रहा हूँ, है ना। ये जितने भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ सभी में फॉर्मूला शीट है, तुम लोगों के रिवीजन में काम आएगा। बाय बाय, वेलकम। हाँ, वो पूछना, ये कंफ्यूजन थोड़ा सा करता है, ये कंफ्यूजन करेगा, मुझे लग रहा था। ठीक है, तो एक बार खुद से ना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके